ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान पर ही हमला हुआ था? पाकिस्तान तो जंग हार रहा था या हार चुका था, या इतना कम हमारे पास असला था कि हम उसको मजीद एक आध हफ्ते अगर और जंग चलती तो सरवाइव नहीं कर सकते थे। पता ये चला कि हमें तो डार्क में रखा गया था और पाकिस्तान ने पहल की थी उसकी इस जंग की। फातिमा जिन्ना, कोई कहता है कि उनकी मौत तभी थी, कोई कहता है कि उनको कत्ल किया गया था। गुस्ल लिया खवातीन ने। उन्होंने ये बात कही कि उनके जिस्म से कोई ऐसा जहरीला मवाद रिस रहा था। काजी फजलुल्लाह की सरबराही में एक कमीशन भी बना, वो आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। कायद-ए-आज़म की रहलत का क्या वाक़या है? जब वो एम्बुलेंस मलीर कैंट पहुंच गई तो पेट्रोल खत्म हो गया और वो फातिमा जिन्ना, उनको पंखे से झलती रही मक्खियां, उनके ऊपर कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया। जिन्ना हाउस बहुत खबरों में आया, क्या कायद-ए-आज़म की मलकियत थी? पूरी जिंदगी में उस घर में उन्होंने सिर्फ एक कप चाय पीने की। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो भगत सिंह के डेथ वारंट पर नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के साइन हुए और इसी शाह जमाल के राउंड अबाउट पर नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कार पे फायरिंग होती है। तो वो उसी जगह पे थे जहाँ पर भगत सिंह को फांसी दी गई। उसी कत्ल के इल्जाम में भुट्टो साहब को फांसी होती है। अल्लामा इकबाल से जो मंसूब है खुतबा इलाहाबाद, अल्लामा इकबाल अपनी उस तजवीज़ से मुनहरिफ हो गए थे। चौधरी रहमत अली ने भी लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं किया। हमने तो हमेशा यही सुना है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में नहीं लगाया गया, बल्कि 1970 में उस वक्त जमात इस्लामी ने इस नारे को इस्तेमाल किया। और तो उसके बाद आपको कोई धमकियाँ मिली, नामालूम अफराद की तरफ से कॉल आई? अस्सलाम वालेकुम। रफ्तार पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फैसल वहीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की तारीख़ का जीता जागता इंसाइक्लोपीडिया जनाब अकील अब्बास साहब, जो मारूफ मौर्रिख हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं और आर्किटेक्ट भी हैं। आप कई मौज़ूआत पर कई किताबें लिख चुके हैं और आपका सबसे नुमाया कारनामा पाकिस्तान क्रॉनिकल, जिसमें 5000 से ज़ायद नायाब तस्वीर और 6000 से ज़ायद वाक़यात हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, ये बताएं कि ये कायद-ए-आज़म की रहलत का क्या वाक़या है? कोई कहता है कि मतलब एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, कोई कहते हैं कि एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी। मुझे एयरफोर्स के एक हमारे बहुत सीनियर आदमी ने बताया था, काफ़ी दिन पहले की बात है, अब तो वो शायद इंतकाल हो गया उनका, कि ये तय हुआ था कि कायद-ए-आज़म का तैयारा जो है वो मलीर में उतरेगा। मलीर कैंट? मलीर कैंट में उस वक्त एक एयरबेस होती थी जो अब ख़त्म हो गई है। तो वो मलीर एयरबेस पे उतरेगा तो वो जो भी उनको कॉन्फिडेंशियल इंतजामात किए गए थे, एम्बुलेंस वगैरह भेजी गई थी, वो मलीर कैंट भेजी गई। जब वो एम्बुलेंस मलीर कैंट पहुंच गई, अब आपको पता है कि उस ज़माने में टेलीफोन वगैरह इतना होते ही नहीं थे, मतलब सही। तो वो पता नहीं किस तरह से फिर उसको एम्बुलेंस को इत्तला दी गई कि वो मलीर कैंट नहीं उतर रहे, आप जाएँ मारीपुर। तो वो वहाँ से मलीर कैंट से मारीपुर गया। हो सकता है फैसला किसका था कि मतलब वो वहाँ नहीं वहाँ उतरेंगे? कुछ होगा मसला, वहाँ के एयरफील्ड का मसला होगा या कोई मौसम का मसला होगा, कोई भी, मुझे रीज़न नहीं पता कि वहाँ पे क्यों नहीं उतरा। तो वो जब एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँची, क्या नाम है, मारीपुर, तो वो उसमें पेट्रोल बहुत कम रह गया, जिसका शायद उसको ध्यान नहीं रहा ड्राइवर को। उस ज़माने में जो पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर थे, उनका नाम था श्री प्रकाश। उन्होंने एक किताब लिखी है पाकिस्तान के इब्तदाई 2 साल, जिसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। एक तर्जुमा फरमान फतेहपुरी साहब ने किया है। उसमें वो ये कहते हैं कि उस वक्त कराची में सिर्फ 2 एम्बुलेंसेस थी और उनमें से जिसकी कंडीशन बेहतर थी वो भेज दी गई थी अच्छा। कायद-ए-आज़म को लेने के लिए। तो अब ये भी सूरत हाल ध्यान में रखें कि कराची में सिर्फ 2 एम्बुलेंसेस थी। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक था कि वो मलीर कैंट से जाने में मजबूर हुआ मारीपुर, और फिर जब वो वहाँ से लेकर रवाना हुआ है तो कोई उसको एस्कॉर्ट नहीं कर रहा था, मतलब आगे पीछे जैसे कि गवर्नर जनरल की गाड़ी के होना चाहिए, वो कोई इंतज़ाम नहीं था। वह अकेली गाड़ी चल रही थी सड़क पे और फिर वो बीच में आके उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। वो पेट्रोल लेने के लिए गया है, उसमें उनकी हालत बिगड़ गई और वो फातिमा जिन्ना, उनको पंखे से झलती रही मक्खियाँ, उनके ऊपर बैठ। वो एम्बुलेंस में ही थी फातिमा जिन्ना? एम्बुलेंस में थी, वो साथ आई हैं उनके, और वो वही उनको झलती रहीं। और तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और 11 सितंबर का जो मौसम होता है कराची में, एक ह्यूमिडिटी वगैरह, तो वो बहरहाल वो पेट्रोल डाला गया उसके अंदर। अच्छा, इतने में लियाकत अली ख़ान को भी इत्तला हो गई, तो वो आए लियाकत अली ख़ान, और फिर वो एम्बुलेंस वगैरह के साथ जो है गवर्नर जनरल हाउस पहुँचे। और कर्नल इलाही बख्श का ये कहना है कि मैं डिनर करने के लिए पैलेस होटल चला गया। अच्छा। और मुझे कहा गया कि आप पैलेस होटल में हमारे फ़ोन का इंतज़ार करें।
तो वो पैलेस होटल में उनको फिर तकरीबन 9 बजे के लगभग इत्तला दी गई कि हालत ख़राब हो गई है कायद-ए-आज़म की, आप फ़ौरन गवर्नर हाउस जो है हमारा मौजूदा, तो गवर्नर जनरल हाउस कहलाता था। अब ज़ाहिर है वो बहुत करीब है वहाँ से, 1 किलो 2 किलोमीटर का फासला है। वो यही वाला गवर्नर यही हाउस है? गवर्नर हाउस जो था। और पैलेस होटल जो था वहाँ पर अब मूव इन पिक है। मूव इन पिक, सही। तब आप समझिए मूव इन पिक से उनको पास ही गवर्नर हाउस तक जाना था, पैदल का रास्ता है वैसे तो वो, बिल्कुल पास। तो वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे 10 बजे के बाद 10:20 बताते हैं टाइम, कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया। सही। तो डॉक्टर्स भी मौजूद थे। तो अब ये इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी तलाश करना मेरा ख्याल है ज़्यादती है, क्योंकि यानी एक इत्तेफाक है, ये इत्तेफाकात का अमल है कि अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आती कि कायद-ए-आज़म जब कोयटा से आए, यहाँ शिफ्ट हुए, तो उनको गवर्नर हाउस क्यों आना था? कि मतलब हॉस्पिटल वगैरह में कहीं पे वो होना चाहिए था, या मतलब गवर्नर हाउस में अरेंजमेंट किया गया था गवर्नर पूरा? हाउस में अरेंजमेंट किया गया होगा यकीनी तौर पे। अब ये तो नहीं कह सकते कि क्यों वहाँ ले जाया गया, क्योंकि उस वक्त कराची में हॉस्पिटल्स भी नहीं थे ज़्यादा। ये एक जिना हॉस्पिटल जो बाद में जिसका नाम जिना हॉस्पिटल रखा गया ये था शायद, और सिविल हॉस्पिटल था। बाकी तो कराची में यानी आबादी भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, 10 लाख के लगभग आबादी थी कराची की जब पाकिस्तान बना है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई। ठीक। तो उसी हिसाब से ज़ाहिर तिब्बी सहूलियात भी थी, और मेरा ख्याल है वहाँ पर अरेंजमेंट होगा। नर्स भी साथ आई थी उनके, कायद-ए-आज़म के साथ जो नर्स वहाँ पे डिप्यूट थी ज़ियारत में, और वो खुद डॉक्टर साहब भी साथ आए थे। सही। जो मैंने बताया ना कि वो मूव इन पिक जहाँ पर है वहाँ पर पैलेस होटल होता था, वहाँ पे उनके ठहरने का इंतज़ाम किया गया था, वो वहाँ चले गए थे। अच्छा सर, ये बताएं कि फ़ातिमा जिन्ना के इंतकाल से मुतल्लिक भी काफ़ी मुतसाद बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि उनकी मौत तबीयी थी, कोई कहता है कि उनको कत्ल किया गया था। देखिए, जिस वक्त फातिमा जिन्ना का इंतकाल हुआ है उस वक्त इलेक्शन को भी 2-2.5 साल गुजरे थे, अयूब खान वाले इलेक्शन को, और एक तरह से फ़ज़ा जो थी वो यही थी कि फातिमा जिन्ना को हराया गया इलेक्शन में, तो हमदर्दियाँ फातिमा जिन्ना के साथ थी। फिर जब वो उनकी मौत हुई तो उसके बाद फिर ये पता चला, नूरुस्सबा बेगम ने लिखा अपनी किताब में, और 1-2 लोगों ने लिखा कि जब वो फातिमा जिन्ना को जिन लोगों ने गुस्ल दिया ख़वातीन ने, उन्होंने ये बात कही कि उनके जिस्म से कोई ऐसा जहरीला मवाद रिस रहा था नाफ से या गर्दन से कहीं से, तो वो एक वहाँ से स्टोरी बनी एक कि शायद उनको कत्ल किया गया है। और ये भी एक स्टोरी बनी कि कोई उनका ज़ाती मुलाजिम था फातिमा जिन्ना का, जिसको उन्होंने जॉब से चंद दिन पहले निकाल दिया था। अच्छा। तो हो सकता है उसने इंतकामन कोई ऐसी हरकत की हो, लेकिन मतलब इसके लिए काजी फजलुल्लाह की सरबराही में एक कमीशन भी बना, लेकिन उस कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की वो आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। अच्छा सर, तो जब ये इतनी बड़ी शख्सियत थी वो, तो जब ये इस तरह की मतलब थ्योरी सामने आ गई थी कि शायद किया होगा, तो कोई मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोई मेडिकल या वो कुछ? सब चीज़ें दबा दी गई। अच्छा, हुआ था? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ये फजलुल्लाह की सरबराही में काजी फजलुल्लाह, जिनको मुमताज़ भुट्टो ने 70 के इलेक्शन में हराया था, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रहे थे वो, और सिंध के बड़े लीडर थे वो, तो उनकी सरबराही में एक कमीशन बना था या कमेटी बनी थी, उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन ये कि वो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई। अच्छा सर, आजकल जब से ये 9 मई के वाक़यात हुए तो जिन्ना हाउस बहुत ख़बरों में आया, तो बातें हुई कि ये कायद का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, तो मलकियत का इशू भी आया कि ये क्या कायद-ए-आज़म की मलकियत थी, कोई कहता था, कोई कहता है नहीं है, तो ये क्या मामला है इसके ऊपर? देखिए, 43 में कायद-ए-आज़म को कोयटा में थे वो, और वहाँ पर उनको कहीं इत्तला मिली होगी किसी तरह के लाहौर में एक इतनी अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो फॉर सेल मौजूद है। ठीक है। और उसका जो ऑनर वगैरह था उसका नाम भी सब उनको मालूम हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं लाहौर नहीं जा सकता, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में उनको सफ़र करना होता था। तो उन्होंने काजी ईसा से कहा, जो हमारे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के वालिद थे, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है? 43 की बात बता रहा हूँ, कि एक इस तरह की प्रॉपर्टी लाहौर में बिक रही है, आप जाके उसको विज़िट करें, देखें, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे लिए ख़रीद लें। और उसके बाद उन्होंने एक ब्लैंक चेक काजी ईसा को दिया। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि काजी ईसा पर इतना वो एतमाद करते थे।
काजी ईसा ने कहा भी उनसे कि ये बहुत जिम्मेदारी की बात है, कल अगर आपको वो मकान नहीं पसंद आया तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद पर एतमाद है और बिल्कुल आप इसके मतलब जाके मेरी बिहाफ पे अगर आपको पसंद आता है तो आप सौदा कर लें। वो फिर उन्होंने इत्तला दी उनको कायद-ए-आज़म को कि मुझे वो पसंद आई है प्रॉपर्टी और मैंने आपके बिहाफ पे ख़रीद ली है। अच्छा, वो दूसरी जंग अज़ीम का दौर था, 39 से 44 तक 45 तक दूसरी जंग अज़ीम चल रही थी। तो उसमें एक फ़ौजी कानून था कि अगर कैंट के एरिया में कोई प्रॉपर्टी ऐसी खाली पड़ी हुई है तो उस पर, और अगर फ़ौज को उसकी ज़रूरत है, ये ब्रिटिश फ़ौज की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी फ़ौज उस वक्त वजूद में नहीं आई, तो ब्रिटिश फ़ौज ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और उसमें अपना एक मैस बना दिया जनाब। उसमें कायद-ए-आज़म को जब ये बात पता चली कि उस तरह से कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने लाहौर के कुछ अच्छा, कानून तो ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म को भी ये पता था कि ये फ़ौजी कानून है, तो उन्होंने कुछ लोगों को बीच में डाला जिसमें मराते बली वगैरह शामिल थे और उनसे कहा कि आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इसको खाली करवाएं, लेकिन वो खाली नहीं हो सका। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद वही जो प्रॉपर्टीज़ ब्रिटिश फ़ौज की थी वो सारी की सारी पाकिस्तानी फ़ौज की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये इस तरह से, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज को भी ये बात पता थी कि ये असल में तो कायद-ए-आज़म की प्रॉपर्टी है। तो अब कायद-ए-आज़म भी वहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा उन्होंने इस पर इतनी ज़्यादा खाली कराने पर वो नहीं थी, वो गवर्नर यहाँ पे गवर्नर हाउस में रहते थे, फिर यहाँ पे कराची में वो फ्लैग स्टाफ हाउस ख़रीद चुके थे। उन्होंने ये सोचा होगा कि कुछ भी है तो मेरी ही फ़ौज, वो उसके कंट्रोल में है ये प्रॉपर्टी। लेकिन वो वहाँ पर एक दफ़ा गए 47 में, अक्टूबर 47 में उनका एक विज़िट है लाहौर का, और उस वक्त जो भी वहाँ पर कोर कमांडर होगा या उसके हम मनसब कोई आदमी होगा, उससे उन्होंने कहा कि मैं इस अपने घर का विज़िट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ज़ाहिर उनको वेलकम किया कायद-ए-आज़म को, और वहाँ पे उन्होंने एक कप चाय पी। ये रिकॉर्ड मिलता है कि उस पूरी ज़िंदगी में उस घर में उन्होंने सिर्फ एक कप चाय पीने के, और एक ही बार गए वो, और एक आध घंटे वहाँ पर रहे वो। उसके बाद फिर इंतकाल हो गया। अब वो प्रॉपर्टी फ़ौज के इस्तेमाल में रही। तो फिर जब ये मार्शल लगाया 58 का, जी, तो फातिमा जिन्ना ने कहा कि ये प्रॉपर्टी वापस की जाए या इसको जो भी है इसका फ़ैसला किया जाए। तो अयूब खान ने कहा, ये फ़ैसला किया कि हम इसे ख़रीद लेते हैं, और फातिमा जिन्ना को इत्तला दी गई कि हम इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो वो भी जो भी उसकी कीमत वगैरह तय हुई वो पे की पाकिस्तानी फ़ौज ने। फातिमा जिन्ना को नहीं पे की, वो की कायद-ए-आज़म ट्रस्ट एक था, ठीक है, उस ट्रस्ट को में वो पैसे जमा करा दिए गए और वो उसकी जो ओनरशिप है वो पाकिस्तानी फ़ौज की हो गई। लेकिन फ़ौज ने कायद-ए-आज़म के एहतराम में उसका नाम जिन्ना हाउस बरकरार रखा। अच्छा, फिर ये जो फ्लैग स्टाफ हाउस था हमारा, ये भी ब्रिटिश फ़ौज के दौर में कोर कमांडर ऑफिस था। अच्छा, तो जब कायद-ए-आज़म ने इसको ख़रीदा था तो ये उस वक्त भी खाली नहीं हुआ था। अच्छा, ये भी खाली नहीं हुआ? ये 47 में खाली हुआ है कायद-ए-आज़म। अच्छा, कायद-ए-आज़म एक रात भी नहीं रहे इस फ्लैग स्टाफ हाउस में भी। वहाँ तो शायद एक कप चाय मिल गई थी इनको, यहाँ तो उनको एक कप चाय भी नहीं मिली। अच्छा। तो लेकिन कायद-ए-आज़म के इंतकाल के चंद दिन के बाद फातिमा जिन्ना इसमें शिफ्ट हो गई थी फ्लैग स्टाफ हाउस में, जैसे अब यहाँ पे जिन्ना म्यूज़ियम जिसमें बना दिया गया है मेट्रोपोल के करीब। पाकिस्तान और इंडिया की 2 जंगें हो चुकी हैं बड़ी, 1965 और 1971। आपने दोनों अपनी आंखों से देखी माशाल्लाह। तो ये बताएं कि कौमी जज्बा क्या था, 65 की जंग में क्या था और 71 की जंग में क्या था? भाई 65 की जंग तो मुझे याद है, मैं उस वक्त स्कूल में था, शायद तीसरी चौथी क्लास में होऊंगा। तो वो उस वक्त जो जज्बा था वो तो दोबारा कभी हमें ज़िंदगी भर नज़र नहीं आया, और यही तासुर था कि पाकिस्तान पर अचानक अटैक हुआ है। अच्छा, ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान पर ही हमला हुआ था? यही मैं बता रहा हूँ आपको, उस वक्त तासुर ये दिया गया, ठीक है, सरकारी सतह पर, कि पाकिस्तान पर अटैक हुआ और हमने अपना डिफेंस किया है वहाँ पे। ठीक है। और मतलब 17 दिन में, लेकिन बाद में जब चीज़ें सामने आनी शुरू हुई और कुछ फ़ौजियों की किताबें भी आईं
और कुछ हमारे उस ज़माने के जो बाखबर लोग थे, जैसे अल्ताफ़ गौहर की किताब है, ठीक है। फौजी राज के 10 साल। तो उस उनसे फिर पता चला कि कहानी तो कुछ और थी, सही। और पाकिस्तान तो जंग हार रहा था या हार चुका था, या इतना कम हमारे पास असलाह था कि हम उसको मज़ीद एक आध हफ्ते अगर और जंग चलती तो सरवाइव नहीं कर सकते थे। भुट्टो साहब गए हैं, वो चाइना गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा गए हैं, और वहाँ पे सीज़ फायर हुआ है यानी। तो वो फिर पता ये चला कि हमें तो डार्क में रखा गया था, और पाकिस्तान ने पहल की थी उसकी, इस जंग की, यानी जो रनकच में कह लें, या उससे पहले एक ऑपरेशन जबराल्टर हुआ था, एक वाक़या। कश्मीर में। वो ऑपरेशन जबराल्टर जो था ना, वो बुनियाद बना था 65 की जंग का, और वो हुआ है जून जुलाई वगैरह में। सर जबलाटल तो हमारे हमसे ही जोड़ा जाता है ना, कि मतलब जी जी, हमारी तरफ हमने से हाँ, हमने वो इंटरफेरेंस प्लानिंग की थी। प्लानिंग की थी। हम तो देखिए जंग शुरू कर रहे हैं 6 सितंबर से, जी। हमारे हिस्टोरियंस, लेकिन असल तो जंग शुरू हुई है जबराल्टर से। अच्छा। तो जबराल्टर का रिएक्शन था जो 6 सितंबर को हुआ है, यानी जो लाहौर पे अटैक हुआ है, वो ऐसे नहीं हुआ कि अचानक एक दिन उनको सूझी कि आज इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर दो। उसका आपने खुद उनको जवाब फराहम किया। और 71 की जंग में तो मसला ये था कि हमारी हमसे दूर एक जंग लड़ी जा रही थी, जिसमें जब तक आप उस किसी भी जहाँ पे भी जंग हो रही हो, वहाँ की अगर मुकामी आबादी आपके साथ नहीं है तो वो जंग जीतना बहुत, क्योंकि असल सपोर्ट तो मुकामी आबादी से मिलती है। उनके लिए आप एलियन हैं, उनके लिए आप एक हमलावर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो वो तो फिर जंग हम मतलब शुरू में ही हार गए थे। और बहरहाल फिर भी मुकाबला किया पाकिस्तानी फ़ौज ने, और अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह में। अब वो लोग कहते हैं पोलैंड की अगर वो करारदाद ना फाड़ते भुट्टो साहब तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जंग हम हार चुके थे। और मतलब उस वक्त असल में हल उसका यही था कि जब 70 में इलेक्शन हुए थे और शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियत मिल गई थी भारी, तो जो आइन का तकाजा था उसके मुताबिक उनके हुकूमत उनके हवाले करनी चाहिए थी। 1971 16 दिसंबर मुल्क टूट गया। उसके बाद क्या कैफियत थी मतलब मुल्क में, या मतलब टीवी देखते थे तो किस तरह की खबरें थी, किसी ने जिम्मेदारी कबूल की या? गुस्सा था, जैसे मैं अपने बड़ों को देखता था कि हमें मतलब एक हराया गया है, गोया एक शिकस्त हम पर मुसल्लत हुई है और हम इस शिकस्त से बच सकते थे, ये एक कैफियत थी। लेकिन उसके बाद भुट्टो साहब जब सदर बने पाकिस्तान के, तो उन्होंने बहुत लोगों में एक इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए उसके बाद पैदर पे, जिससे लोगों में हौसला मिला। 73 का आइन बना, ठीक है, और 74 में हमारे यहाँ वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, इस्लामी कॉन्फ्रेंस। तो इन सब चीज़ों से भी लोगों में थोड़ा सा एक हौसला आया कि हम अब सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि आईने पाकिस्तान में कि असम्बलियाँ किसी वजह से अगर डिज़ोल्व हो जाती हैं या अपनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होना ज़रूरी होता है। तो KPK और पंजाब की असम्बलियाँ अभी हाल ही में डिज़ोल्व की गई। 90 दिन मामला कोर्ट में भी चलता रहा, कोर्ट ने भी कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, 14 मई की डेट भी आई, मगर उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हो सके। तो माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि मतलब? देखिए इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए थे और आइन का तकाजा भी यही था, और अगर ये हो जाते तो इदारे 9 मई का जो सानिया हुआ ये भी ना होता। और ये माजी में इसकी जो है वो दो मिसालें मिलती हैं। एक तो जुनूजो की असम्बली जब तोड़ी गई, 29 मई गालिबन डेट थी उसकी, 1988। तो उसके उस वक्त हमारे सदर ममलिकत जो थे वो ज़िया-उल-हक साहब थे, तो उन्होंने इसकी तौजीह ये की कि उसमें ये है आइन में, उस ज़माने में जो मुबहम था समय ये कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। अब इसके अंदर उन्होंने इसका मतलब ये लिया कि 90 दिन के अंदर ऐलान करूँगा मैं कि इलेक्शन कब होगा। ठीक है, चाहे वो 2 साल बाद का हो। हाँ, तो वो उन्होंने पहले तो एंजॉय किए 2-2.5 महीने, और उसके बाद लगभग जुलाई के एंड में या शायद अगस्त के शुरू में उन्होंने ऐलान किया कि इलेक्शन जो है वो 16 नवंबर को होंगे। फिर वो 17 अगस्त को उनका एयर क्रैश हो गया। लेकिन उसी दिन जब वो गुलाम इसाक खान की पहली तकरीर आई सदर का ओहदा संभालने के बाद, तो उन्होंने वादे किया कि इलेक्शन जो है वो हम मुलतवी नहीं करेंगे और 16 नवंबर को ही होंगे। तो वहाँ पे पहली दफ़ा इसको, अच्छा फिर आपको याद होगा कि वो भी असम्बलियाँ भी बहाल होने का फ़ैसला हो गया था फिर बहरहाल, जिसको
जनरल असलम बेग वगैरह ने रुकवाया अच्छा। कि भाई अब इलेक्शन के प्रोसेस में आ गई है पूरी कौम, एक मूड बन गया इलेक्शन का, तो वो पुरानी हुकूमत को बहाल ना किया जाए। तो वो अलग डिबेट है कि वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज हुए। उसके बाद ये आपको याद होगा कि 2007 में, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब बेनज़ीर का जिस वक्त मर्डर हुआ है, तो उस वक्त इलेक्शन जो थे वो हमारे जनवरी 2008 के पहले हफ्ते में होने थे। सही। तो उनको भी यही जवाब दे गए कि अब मुल्क जब मर्डर हो गया बेनज़ीर भुट्टो का, तो उसको 1 महीने या शायद 2-4 दिन और मज़ीद लगा लें उसमें, उसको थोड़ा सा मुलतवी किया गया। तो वो 90 दिन के बजाय 120 दिन में के लगभग हुए। तो लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त नहीं थी, हंगामी सूरत हाल, कि जिसकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाता। अच्छा सर, आपने एक किताब लिखी सियासी वडेरे, जी। पाकिस्तानी सियासत पर बहुत सी बातें की गई इस किताब में। किस किताब का कोई ख़ास वाक़या या किस्सा आप सुनाइए। हुआ ये कि एक हमारे सियासत के एक बहुत अहम नाम है अहमद रज़ा कसूरी। जी जी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, यानी जब 70 का इलेक्शन उन्होंने पीपल्स पार्टी से लड़ा था, फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर उन पर कातलाना हमला हुआ जिसमें उनके वालिद का मर्डर हुआ, फिर भुट्टो साहब को फांसी हुई। भुट्टो साहब को फांसी हुई। उनका वाक़या ये है कि 1931 भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई जी। तो भगत सिंह की फांसी के जब डेथ वारंट है तो उस पर कोई हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट साइन नहीं कर रहा था। तो इनके वालिद जो थे, जिनका मर्डर हुआ है जी, और जिस मर्डर में भुट्टो साहब को फांसी हुई है, वो उस वक्त कसूर में मजिस्ट्रेट थे। उनको लाहौर बुलाया गया। अच्छा। और उनसे कहा गया कि हम आपको तरक्की देंगे और आप इस पर डेथ वारंट पे साइन करें। भगत सिंह के डेथ वारंट। तो भगत सिंह के डेथ वारंट पर नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के साइन हुए। अच्छा। और उस साइन के नतीजे में उसको फांसी पर चढ़ाया गया। तो अब ये देखें, तारीख का साइकिल है कि एक शख्स भगत सिंह के उस पर साइन कर रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात इसमें यह है दिलचस्प कि जिस जेल में फांसी दी गई वो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद मिसमार कर दी गई। अच्छा। और वहाँ पर शादमान कॉलोनी बन गई लाहौर की। अच्छा। जो मौजूदा शादमान कॉलोनी है वो, अच्छा, वो आज भी जेल रोड कहलाती है सड़क, जिसके साइड पे शादमान कॉलोनी है। वहाँ पर एक शाह जमाल के नाम से एक राउंड अबाउट है, एक बुज़ुर्ग थे वहाँ पे, मज़ार है उनका। तो शाह जमाल का जो राउंड अबाउट है, वो कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे फांसी घाट था उस जेल का। और इसी शाह जमाल के राउंड अबाउट पर अहमद रज़ा कसूरी, नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कार पे फायरिंग होती है, फायर उन पे लगा। तो अब वो उसी जगह पे थे जहाँ पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वही जगह थी। वही जगह थी। अच्छा। तो ये अजीबोगरीब एक साइकिल है तारीख का। और फिर उसी कत्ल के इल्ज़ाम में भुट्टो साहब को फांसी होती है। अच्छा सर, आपने एक किताब लिखी पाकिस्तान की नाकाम साजिशें, इसका भी कोई अहम वाक़या बता दें। देखिए, पहले तो मैं आपको इस किताब का वो बताऊं कि ये किताब वजूद में कैसे आई। 1995 में एक अटैम्प्ट हुई बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने की, जिसे खिलाफत साजिश केस का नाम दिया गया। उसमें कुछ फौजियों ने कहा, ये मतलब प्लानिंग की थी कि कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस पर अटैक करेंगे और फिर हम इस पे मुल्क पे कब्ज़ा कर लेंगे। वो मतलब ज़ाहिर है वो पकड़े गए लोग और असला भी पकड़ा गया, पूरी प्लानिंग सामने आ गई, लोग गिरफ्तार हो गए, तो वो ख़त्म हो गया सिलसिला। तो उस वक्त यानी ये हुई चीज़ें, मतलब अखबारात वगैरह में और डिस्कस हुई कि माजी में इस तरह की कौन कौन सी अटैम्प्ट्स हुई हैं हुकूमत का तख्ता उलटने की। तो जब हम माजी में सफ़र किया तो रावलपिंडी साजिश केस से शुरू किया, अगरतला साजिश केस, और इस तरह से खुद भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ भी एक साजिश हुई, अटक साजिश केस जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक़ की हुकूमत ख़त्म करने की भी 2-3 अटैम्प्ट्स हुई, और फिर ये खिलाफत साजिश केस। तो ये टोटल 8 इस तरह के वाक़यात थे, और ये 8 के 8 जो है वो नाकाम हो गए। ये सब तख्ता उलटने की साजिशें थी। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 8 के 8 जब नाकाम हो गई तो इनको साजिश कह दिया गया। अच्छा। हालांकि ऐसी ही अयूब खान ने भी की, ऐसी जनरल ज़िया-उल-हक़ ने भी की,
ऐसे ही यहिया खान ने भी किया, ऐसे कामयाब हो ज़िया-उल-हक गई, ने उन्हें भी, वो मार्शल कामयाब लगे, हो गई तो वो इनकलाब हो गई। वो मार्शल हाँ, माशाल्लाह लगे, मतलब वो साजिश हो गई, वो इनकलाब हो गया। तो इसमें जो एक वाक़या है कि जो अटक साजिश केस जिसे हम कहते हैं, अटक के नाम से 2 साजिश केस कहलाती हैं, क्योंकि उन लोगों को जो गिरफ़्तार शुदगान थे उनको अटक के किले में रखा गया था। वैसे अटक के मुकाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका। तो वो जो पहली अटक साजिश केस थी, उसका यानी जो भी कोर्ट मार्शल वग़ैरह हुआ, उसके हेड जो थे वो ब्रिगेडियर ज़िया-उल-हक साहब थे। अच्छा। और उन्होंने भुट्टो साहब को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए उनको सज़ाएँ वग़ैरह सुनाई, और उस बहाने वो भुट्टो साहब की क़ुर्बत हासिल करने में कामयाब हो गए। और भुट्टो साहब ने ये महसूस किया कि अगला हमारा जो आर्मी चीफ जो है वो ज़िया-उल-हक होना चाहिए। और आपको याद होगा कि 8-9 लोगों को सुपरसीड करके, क्योंकि जनरल मजीद मलिक का नाम चल रहा था उस वक़्त, यानी टिक्का खान जो थे जनरल मजीद मलिक के हक़ में थे। अच्छा। लेकिन भुट्टो साहब ने उनकी सिफारिश भी नहीं मानी, हालांकि जो साबिक आर्मी चीफ होता है उसकी सिफारिश को भी कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल। तो ज़िया-उल-हक को उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया गया, और फिर आर्मी उस ज़िया-उल-हक ने वैसी ही एक ख़ुद तैयार की साजिश और अदालत पे, मतलब हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान की सियासत में लोटे हमेशा से बड़ी अहमियत रखते हैं। पूरी पूरी पार्टियां बना दी जाती हैं और फिर लोटे तोड़ के पूरी पूरी पार्टियां ख़त्म कर दी जाती हैं। ये पाकिस्तानी सियासत में इसकी क्या तारीख है? अब तो खैर इसके लिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे, इलेक्टेबल्स। इलेक्टेबल्स, हाँ, क्योंकि लोटे का लफ्ज़ ज़रा सा मायूब लगता था, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा महज़ब कर दिया। हालांकि हैं बहरहाल वो इलेक्टेबल्स कह लें, कुछ भी कह लें आप उन्हें। सही। इसकी तारीख़ ये है कि एक शेख मोहम्मद आलम होते थे सियासतदान, और तक़सीम मतलब क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है ये। तो वो पार्टियां बदलने के बड़े एक्सपर्ट थे। अच्छा। और इलेक्शन जीतते थे एक पार्टी से, फिर दूसरी पार्टी में चले गए, कभी आरआर में चले गए, कभी वो यूनियनिस्ट पार्टी में चले गए, कभी मुस्लिम लीग में आ गए। तो वो पार्टियां जो तब्दील करते थे तो उनको किसी सहाफ़ी ने, गालबन मीर हज़ी काश्मीरी या कोई ऐसी नाम था, उन्होंने उनको लोटे का खिताब दिया नवाए वक्त में पहली बार। ये कौन सा सन था? ये होगा 1930 की दहाई का है ये वाक़या। हमारी सियासत में ये लफ्ज़ है ना 47 के बाद ये लफ्ज़ पीछे चला गया था, मादूम हो गया था। जब 1993 में ये मंजूर भट्टू वगैरह ने और इस तरह की जो लोगों को मिलाया अपने साथ, और चांगा मांगा ले गए और कोई मरी ले गए, कोई कुछ, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ फिर इस्तेमाल होना शुरू हो गया कि ये लोटों की सियासत है, और मतलब जो अपनी वाबस्तगी तब्दील कर लें उनके लिए ये इस्तिलाह बन गई। अब उसको इलेक्टेबल करने लगे हैं ज़रा सा। अच्छा सर, मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा कि पाकिस्तान का तसव्वुर इल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद में पेश नहीं किया था, ये उससे 40 साल पहले पेश हो चुका था। ये क्या कहानी है सर, ज़रा बताइए। ये हाँ तकरीबन लगभग 40 साल, बल्कि 40 से भी पहले एक बरतानवी पार्लियामेंट में भी ये बात हुई थी। विलियम ब्राइट नाम था उसका, उसने ये पहली दफ़ा कहा था कि हिंदुस्तान में 2 कौमें रहती हैं और इनको तकसीम कर देना चाहिए, मतलब दोनों कौमों के आबादी जहाँ पर ज़्यादा हो उसको वो ममलिकत बना देना चाहिए। फिर ये सर सैयद अहमद ख़ान ने इसे चुप उठाया। फिर अब्दुल अलीम शरर ने पहली मरतबा अपने अखबार में इस बात पर इदारिया लिखा कि हिंदुस्तान की तकसीम होनी चाहिए इस बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर। फिर कमोबेश यानी बहुत सारी तजावीज़ हैं इस तरह की, खैरी बरदरान की तजवीज़ है, और कई लोग हैं बीच में, तो जिस पर के अज़ीज़ ने बहुत काम किया। खुर्शीद कमाल अज़ीज़ हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उनकी चौधरी रहमत अली पे एक किताब भी है, और एक उनकी 4 वॉल्यूम में किताब आई थी, हिस्ट्री ऑफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने 23 मार्च 1940 तक का पूरा जायज़ा लिया था, और उन्होंने कहा था कि 144 तजावीज़ जो थी वो आ चुकी थी 23 मार्च से पहले तक़सीम हिंद की, जिसके अंदर मुख्तलिफ हल पेश किए गए थे तक़सीम। तो उसमें एक आबादी की बुनियाद पर थी, मुसलमानों की आबादी। अच्छा, फिर वो चौधरी रहमत अली की मुख्तलिफ स्कीम्स थी कि हैदराबाद दक्कन को भी एक आज़ाद स्टेट बनाया जाए,
और बंगाल को भी, पूरे बंगाल को आज़ादी दी जाए, पंजाब भी पूरा शामिल था। तो इस तरह के और टुकड़ों टुकड़ों में ज़्यादातर मज़हब की बुनियाद पर थी। हाँ, तो वो अच्छा, जो अल्लामा इकबाल से जो मंसूब है खुतबा इलाहाबाद, उसमें उन्होंने खुद बाद में उन्होंने इसकी वजाहत की एक ख़त में, राग़िब एहसन के नाम वो ख़त है उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये मुख्तलिफ स्टेट्स की बात, मतलब एक आज़ाद स्टेट की बात नहीं की है, मैंने कहा है विद इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर होते हुए हमें मुख्तलिफ उमूर पे आज़ादी दी जाए इन मुसलमान इलाक़ों को। उसके बाद फिर लेकिन राग़िब एहसन का जो ख़त था उसकी बुनियाद पर एक आध किताब भी आई, हिंदुस्तान से छपी, अतीक़ सिद्दीक़ी की, जो पाकिस्तान में शायद वो किताब नहीं छपी, जिसमें उन्होंने उसी स्कीम, जो राग़िब एहसन का जो ख़त है उसको बुनियाद बना के वो किताब लिखी है कि अल्लामा इक़बाल अपनी उस तजवीज़ से मुनहरिफ हो गए थे। लेकिन फिर हुआ ये कि उस राग़िब एहसन के ख़त के बाद अल्लामा इक़बाल के कुछ खतूत हैं जो क़ायद-ए-आज़म के नाम है, और वो भी छप चुके हैं, वो पाकिस्तान से भी छपे हैं। तो उसमें उन्होंने फिर मज़ीद वजाहत की है कि नहीं, अब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हम साथ नहीं रह सकते, और यानी खुतबा इलाहाबाद को भी उन्होंने एक तरह से दोबारा जो है वो उसको यानी उसकी तायद की कि वही बात सही थी। लेकिन ये कि वो राग़िब एहसन के नाम जो खतूत हैं उसमें तो उन्होंने ये लिखा है कि इंडिया के अंदर आज़ाद ममलिकत होनी चाहिए, लेकिन जो क़ायद-ए-आज़म के नाम खतूत हैं उसमें उन्होंने फिर वाज़े किया है कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट्स की सूरत में आज़ादी दी जाए। तसव्वुर पाकिस्तान की तो बात हो गई, ये बताएं कि लफ्ज़ पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर भी एक बड़ा वो है कि ये लफ्ज़ जो है ये कहाँ से वजूद में आया। जब भी गुफ्तगू होती है कि तो आपकी तहरीरों का बहुत हवाला दिया जाता है मगर आपका नाम नहीं लिया जाता। तो ये लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक कौन है? भाई देखिए, जहाँ तक ये मामला है कि एक स्टेट के लिए, एक मुसलमान रियासत के लिए कि इसका नाम पाकिस्तान होगा, ये तो बात सबसे पहले बिलाशुबा चौधरी रहमत अली ने कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लफ्ज़ पाकिस्तान सबसे पहले किसने अपनी तहरीर में इस्तेमाल किया है या किसने अपनी ज़बान से इस्तेमाल किया, ये एक अलग डिबेट है। और ये 1928 की बात है, जब ग़ुलाम हसन शाह काज़मी साहब एबटाबाद के सहाफ़ी थे, बाद में वो कश्मीर में उनका आबाई कश्मीर में दफन हुए, वो 84 में उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने एक अखबार के डिक्लेरेशन के लिए एप्लीकेशन दी, जिसका नाम मैंने पाकिस्तान अखबार रखा है। तो वो डिप्टी कमिश्नर ने वो दरख्वास्त उनकी नामंजूर कर दी। वो उनकी जो एप्लीकेशन थी और जो नामंजूरी का लेटर था और जिस लिफाफे में वो लेटर आया था, वो सारी चीज़ें महफूज हैं। उनके बेटे वहाँ हुज़ूर इमाम काज़मी रहते हैं मुज़फ़्फ़राबाद में, और वो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से वो चीज़ें जब देखी तो मैं भी इसी नतीजे पे पहुँचा कि सबसे पहले ये नाम इनके कलम से लिखा गया है। तो उस पर फिर मेरा एक फ़ीचर छपा एक अखबार में, एक्सप्रेस में, और वो फिर उस पर APNS अवार्ड भी मिला। तो वहाँ से ये एक बहस शुरू हुई कि लफ्ज़ पाकिस्तान का खालिक कौन। अब लोग मुझे यही कहते हैं कि ये चौधरी रहमत अली का क्रेडिट आप दे रहे हैं किसी को। मैंने कहा चौधरी रहमत अली का जितना क्रेडिट है वो उनका ही है। और ये भी मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि चौधरी रहमत अली ने भी लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं किया, उनका लफ्ज़ था पाकिस्तान, आई नहीं था उसके बीच में। PAKSTAN, दो लफ्ज़ थे। दो, हाँ, पाकिस्तान एक ही लफ्ज़ था। अच्छा, तो वो साउंड तो दे रहा था पाकिस्तान के, लेकिन उसमें आई था नहीं। और उन्होंने उसकी एक तौजीह की थी कि मैं ये जो नाम तजवीज़ कर रहा हूँ, तो P से पंजाब, A से अफ़गान, K से कश्मीर, S से सिंध, और तान जो था बलूचिस्तान का था। इसमें भी ये समझिए कि बंगाल या मशरक़ी पाकिस्तान हम जिसे कहते हैं, उसकी कोई नुमाइंदगी, कोई भी लेटर उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। बाद में फिर वो जब हम उसे उर्दू में लिखने लगे तो वो जब मिला के लिखा था, वो पाकिस्तान को जब मिलाएंगे तो वो आई की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि हमने तो हमेशा यही सुना है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये पाकिस्तान लफ्ज़ का मतलब क्या वाकई यही है? तो ये मतलब कहाँ से आया, या इसका मतलब कुछ और है? भाई देखिए, ये तो एक नारा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या लेके रहेंगे पाकिस्तान और बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान।
अब लोग कुछ लोगों का ख्याल है, तासुर है कि ये नारा जो था ये तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में नहीं लगाया गया, बल्कि 1970 में जब इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, उस वक्त जमात इस्लामी ने इस नारे को इस्तेमाल किया और पहली दफ़ा ये मंजर आम पर आया। हो सकता है ये बात यूँ दुरुस्त हो, लेकिन ये कि ये कहना कि ये 47 से पहले इस नारे का वजूद नहीं था, ये गलत है। असगर सौदाई ने भी कई दफ़ा ये बात अपने इंटरव्यूज़ में कही कि लोग हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का क्या मतलब है भाई, पाकिस्तान क्या चीज़ है, तो हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये इसका मुकम्मल जवाब है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वैसे इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? लफ्ज़ का क्या मतलब है? पाकिस्तान जो लफ्ज़ पाकिस्तान का तो मतलब ये है कि पाक लोगों के रहने की जगह, पाक लोगों के सही ठीक है। अब उसकी तौजीह कर ली गई ना कि पी से पंजाब है और काफ से कश्मीर है और एस से सिंध है वगैरह वगैरह, तो वो एक अलग तरफ चला गया मामला कि यूँ इन सारे लफ्ज़ों को जोड़ के, जैसे न्यूज़ के लिए कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। समझ गया, बिल्कुल समझ। अच्छा सर, आप शायर भी हैं और क्या खूब लिखते हैं। आपकी एक गज़ल जिसका रदीफ़ है नामालूम अफराद, बहुत मशहूर हुई, बल्कि आजकल भी वायरल है। तो जब ये आपने ये गज़ल लिखी थी नामालूम अफराद, तो उसके बाद आपको कोई धमकियाँ वमकियाँ मिली, नामालूम अफराद की तरफ से कॉल आई या कुछ हुआ? नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ। अवाम में तो इसकी बड़ी पजीराई हुई। पहली दफ़ा मैंने ये नज़्म पढ़ी थी, गज़ल कह लें नज़्म कह लें, आर्ट्स काउंसिल के मुशायरे में, और उसके बाद कभी मतलब जिन जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं, वो भी नामालूम लोग भी हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने फरमाइशें कर करके भी हमसे सुना। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि किसी ने कभी धमकी दी हो या फ़ोन किया हो या वाह भी कुछ। करते थे वो लोग? वाह करते हैं, खुश होते हैं। सर आपकी खिदमत नो डाउट बहुत ही हमारे लिए जो है वो एक असासा है। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी बहुत ठीक है, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।